हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे विमाओं के उपयोगों के बारे में। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके थे कि विमाओं के कौन कौन से उपयोग होते हैं। हमने पढ़ा कि विमाओं की सहायता से हम एक मात्रक पत्ती को दूसरी मात्रक पत्ती में बदल सकते हैं। विमाओं की सहायता से हमें यदि दो या दो से अधिक भौतिक राशियां दी जाए तो उन भौतिक राशियों में हम आपस में संबंध स्थापित कर सकते हैं। मतलब कि हम दो भौतिक राशियों है या दो से अधिक है तो उनके बीच कोई किसी सूत्र की उत्पत्ति कर सकते हैं। तीसरी हमने बात की, अगर हमें कोई सूत्र दिया जाता है तो हम विमाओं की सहायता से उस सूत्र की जांच कर सकते हैं कि ये सूत्र सही है या गलत। उनमें से हम पहले उपयोग का एक क्वेश्चन कर चुके थे। हमने एक न्यूटन बल को डाई में चेंज किया था और लास्ट वीडियो में कहा था कि एक न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाई। ये हमने लिखा था, एक न्यूटन बराबर कितना होता है 10 की पावर 5 डाई होता है। आज हम बात करेंगे एक और क्वेश्चन की। क्वेश्चन यह देखिए, हमें कार्य दे रखा है। सवाल यह है कि कार्य 1 जूल है, उसे अर्ग में परिवर्तित करो। किसमें करो? अर्ग में परिवर्तित करो। परिवर्तित करो तो यानी कि जो जूल मात्रक होता है वो होता है एम की एस पद्धति में। कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन और इसका मात्रक क्या होता है? सेकंड। क्या होता है? न्यूटन इंटू सेकंड। तो हमें इस कार्य को, यानी कि इसको अपन न्यूटन इंटू सेकंड कहते हैं जूल, तो 1 जूल कार्य को मुझे किसमें परिवर्तित करना है? अर्ग में। किसमें करना है? अर्ग में। तो हमको एमकेएस मात्रक पद्धति में होता है कार्य का मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक पद्धति में क्या होता है? अर्ग। तो एक कार्य को अर्ग में परिवर्तित करना है। कैसे करेंगे वो देख लें। जो हमें दिया जाता है उसे हम क्या मानते हैं? n1। क्या मानते हैं? n1। तो दिया क्या है? देखिए, दिया है कार्य n1 बराबर कितना है? 1 जूल। अब इस 1 जूल कार्य को मुझे किसमें परिवर्तित करना है? अर्ग में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भौतिक राशि दी जाती है उसकी लिखेंगे डायमेंशन। तो कार्य की विमा, कार्य की विमा क्या होती है बेटा? m1 l2 और t-2। ये कार्य की विमा होती है। यदि इस विमा की मैं तुलना करूं तो हम लिखते थे सामान्य रूप से विमा को m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। जब इसकी मैं तुलना करूं m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c से यदि इसका कंपैरिजन करूंगा तो a की वैल्यू निकल के आएगी 1, b की वैल्यू निकल के आएगी 2 और c की वैल्यू निकल जाएगी -2। तो a, b और c की वैल्यू पता लग गई। n1 मुझे पता है। अब मुझे किसको चेंज करना है? चेंज करना है एम के एस मात्रक पद्धति को किसमें करना है? सीजीएस। तो देखिए, एम के एस मात्रक पद्धति को सीजीएस में परिवर्तित करना है। तो m1 का मान हमारे पास पहली मात्रक पद्धति में मान होगा m1 द्रव्यमान, लंबाई होगी l1 और समय क्या होगा? t1। तो ये 1, ये भी 1, ये भी 1। द्रव्यमान को किसमें नापते हैं? किलोग्राम में। ये आएगा 1 kg। लंबाई को नापते मीटर में। ये आएगा 1 मीटर। समय को नापते सेकंड में 1 सेकंड। ऐसे ही सीजीएस मात्रक पद्धति में m2 द्रव्यमान, लंबाई l2 और टाइम को लिखेंगे t2। तो यहां पे भी 1 1 1। अब सीजीएस मात्रक पद्धति में इस मास को नापते हैं ग्राम में, लंबाई को सेंटीमीटर में और इस समय को किसमें नापते हैं बेटा? सेकंड। तो हमारे पास क्या क्या पता लग गया? a b c का मान है, m1 l1 t1, m2 l2 t2 हमारे पास ज्ञात है। तो हम क्या लगाएंगे? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूले को अगर आप देखें तो ये होता है n2 बराबर n1 ब्रैकेट m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b और लास्ट होता है t1 अपॉन t2 की पावर c। एक क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं, एक क्वेश्चन अब कर रहा हूं। बाकी जो क्वेश्चन है वो आप इनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस तरीका सेम रहेगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए, मैं अगर वैल्यू की बात करूं, n1 मेरे पास गिवन है 1 जूल, m1 अपॉन m2 की वैल्यू गिवन है, l1 अपॉन l2 की वैल्यू गिवन है और t1 अपॉन t2 की वैल्यू भी क्या है? मुझे गिवन है। ये सारी वैल्यू दे रखी है। जब मैं इस फॉर्मूले में इन वैल्यू को पुट करता हूं तो देखिए, n2 बराबर n1 का मान है 1, m1 1 kg अपॉन में 1 ग्राम। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 1। ऊपर से करूंगा ऐसे l1, तो ये 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर है b। b की वैल्यू कितनी है? 2 और लास्ट है 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड की पावर है -2।
जब इसको मैं पूरे को सोल्व आउट करूंगा, सोल्व आउट करने के बाद N2 बराबर 1, क्योंकि अब ये ऊपर वाला किलोग्राम में है, नीचे ग्राम में है, ये सेंटीमीटर में है, ऊपर वाला मीटर में है, और दोनों सेकंड में, तो मुझे इनको एक भी मात्रक पत्ती में चेंज करना है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, देखिए 1 किलोग्राम की मैं बात करता हूं तो 1000 ग्राम बटे 1 ग्राम, इसको मैं चेंज कर रहा हूं तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर बटे 1 सेंटीमीटर की पावर 2, यहाँ पे पावर 1, और लास्ट में 1 सेकंड बटे 1 सेकंड की पावर -2। अब इसको हल करते हैं तो N2 बराबर 1 N2। अब देखिए 1000 बटे 1 ग्राम तो माना आएगा 1000 और 1000 की पावर 1, तो कितना रह जाएगा 1000 N2। यहाँ पे देखें 100 सेंटीमीटर बटे 1 सेंटीमीटर तो आएगा 100, 100 की पावर 2 तो क्या हो जाएगा 100 गुणा 100 N2। 1 सेकंड बटे 1 सेकंड, जब 1 सेकंड में 1 सेकंड का भाग देंगे तो आंसर आएगा 1, और 1 की पावर चाहे माइनस में कितनी हो और चाहे प्लस में कितनी हो, वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 1। तो N2 इज इक्वल टू आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर हो गया 7, और किस में चेंज किया है, ये आएगा अन, क्या आएगा अन। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 जूल बराबर क्या लिख सकते हैं, मैं लिख सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू आएगा 10 की पावर 7। तो यानी कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 की पावर 7 अर्ग, और यदि मुझे अर्ग को जूल में चेंज करना है तो क्या लिखता हूं 10 की पावर, लिख सकता हूं 1 अर्ग बराबर तो 1 बटे 10 की पावर 7, जब इसको हल करेंगे तो 10 की पावर -7 जूल। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 जूल में कितना अर्ग होता है, 10 की पावर 7 अर्ग, और 1 अर्ग में कितने जूल है, तो 1 अर्ग बराबर 1 बटे 10 की पावर 7, यानी कि 10 की पावर -7 जूल होता है। ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। देखिए बेटा, हमने पहला उपयोग किया, अब हम बात कर रहे हैं दूसरे उपयोग की। तो दूसरा उपयोग क्या है, दूसरा उपयोग है कि हम बीमाओं की सहायता से दिए गए सूत्र की सत्यता की जांच कर सकते हैं। जांच कैसे करेंगे, सुनिए। जो भी हमें फॉर्मूला दिया जाएगा, हम सबसे पहले उस फॉर्मूले के 2 पार्ट होंगे। जैसे मैंने कोई भी फॉर्मूला लिख दिया कि जैसे F बराबर होता है M, हमें ये चेक करना है कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है। तो हम जो भी सूत्र दिया जाएगा उसके दोनों पक्षों की, इस वाले पक्ष को बोलते हैं बायां पक्ष, क्या बोलते हैं बायां पक्ष, बायां पक्ष यानी कि LHS, यानी कि हम राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरे वाले पक्ष को बोलते हैं दायां पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड। दोनों पक्षों की विमाएं लिखेंगे। जो भी सूत्र हमें दिया गया है उस सूत्र में हमारे पास 2 पक्ष होंगे, तो हम लेफ्ट हैंड साइड की विमा लिखेंगे और राइट हैंड साइड की लिखेंगे। अगर दोनों पक्षों की विमाएं समान है तो दिया गया सूत्र सही होगा, और अगर दोनों पक्षों की विमाएं अलग अलग है तो दिया गया सूत्र सही नहीं होगा। जैसे मैं कुछ क्वेश्चनों की बात करता हूं, सुनिए, दोबारा सुन ले मैं क्या कह रहा हूं। सूत्र की सत्यता की जांच हम कैसे करते हैं, जांच करने का सिंपल सा तरीका है, जो भी सूत्र हमें दिया जाएगा उस सूत्र के दोनों पक्षों की आप बीमा लिखें। अगर दोनों पक्षों की बीमाएं बराबर आती हैं तो जो भी फॉर्मूला हमें गिवन है वो सत्य होगा, और यदि दोनों पक्षों की बीमाएं बराबर नहीं है तो सूत्र होगा हमेशा गलत। देखिए फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन देखिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे मैं लिख रहा हूं कि किसी कण की गतिज ऊर्जा का सूत्र निम्न प्रकार लिखा गया है, ठीक है। जैसे कि K बराबर 1/2 mv², यहां पर K गतिज ऊर्जा है तो K बराबर 1/2 mv², दूसरा K बराबर 2/5 mv², और तीसरा दिया रखा है K बराबर 7/11 और ये है mv²। और आपसे पूछा है कि क्या ये दिए गए सूत्र सही है या गलत। 3 सूत्र लिखे हैं मैंने कि K बराबर 1/2 mv², दूसरा है K बराबर 2/5 mv², और तीसरा है K बराबर 7/11 mv²। तो हमें क्या करना है, इन क्वेश्चनों में ये हल करना है कि क्या ये दिए गए सूत्र सही है या गलत, ये मुझे बताने। तो हम क्या करेंगे, सुनिए। सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन है तो मैं पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। देखिए मैं पहला क्वेश्चन लिखा बेटा, तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास कि फर्स्ट क्वेश्चन है K = 1/2 mv², जहां पर m जो है
वो पार्टिकल का द्रव्यमान है और v क्या है, वो है वेग। तो देखिए हम जानते हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था, गतिज ऊर्जा है और ऊर्जा का मापन हम किससे करते हैं, कार्य से। तो ये गतिज ऊर्जा कार्य के बराबर, तो कार्य की विमा होती है हमारे पास m1 L2 और t-2। तो अगर हम k की विमा लिखें तो ये तो आएगी m1 L2 t-2। और अगर देखो हमने कहा था किसी भी कांस्टेंट की कोई विमा नहीं होती है, तो देखिए 1/2 की कोई विमा नहीं है, ये है मास, तो मास की विमा होगी m और 1। ऐसे ही ये हमारे पास वेग है, तो वेग की विमा मैंने आपको बताई थी कितनी होती है, L1 और t-1 और इसका क्या है, स्क्वायर। तो देखिए हम इसको हल करेंगे तो m1 और ये हमारे पास आएगा L2 और t-2 और ये चल ही रहा है क्या, m1 L2 t-2। तो जब मैं इनको लिखता हूं तो देखिए m1 L2 t-2 बराबर में क्या आ गया, m1 L2 t-2। तो हमारे पास दोनों पक्षों की विमाएं क्या है, बराबर है। तो इसलिए दिया गया सूत्र हमारे पास क्या होता है, सत्य सिद्ध होता है। देखिए हम ये कह रहे थे कि देखने पर दोनों पक्षों की विमाएं बराबर है, इसलिए दिया गया फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सत्य। मैंने क्या किया, ये कार्य, ये ऊर्जा है, तो ऊर्जा का मापन करते हैं कार्य से, तो कार्य की विमा होती है m1 L2 t-2। तो मैंने नीचे लिख दिया m1 L2 t-2। अब ये 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं होती, m है मास, मास की होती है m1, वेग की होती है L t-1 का स्क्वायर, मैंने स्क्वायर लगा दिया। जब इसको आगे सोल्व आउट किया तो m1 L2 t-2, दोनों को कंप्लीट एक साथ लिखा तो m1 L2 t-2, यानी कि दोनों पक्षों की विमाएं बराबर है। तो ये दिया गया सूत्र क्या है, सही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला दिया गया है, ये सूत्र हमारे पास क्या है, सही। ये पहला क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखें, दूसरा हमने क्या किया था, केवल कुछ नहीं बदला, हमने सिर्फ ये कहा था कि दूसरे सूत्र में सिर्फ हमने कांस्टेंट बदले थे। क्या कहा था, कांस्टेंट। तो क्या लिखा था कि दूसरा k बराबर 5/2 और ये m और v स्क्वायर। तो हम ये बात कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला क्या दिया गया फॉर्मूला, ये भी सही है, ये मुझे जांच करनी है। तो देखिए जरा, k की विमा वही हमारे पास कार्य की विमा होती है m1 L2 और t-2। यहां पे देखिए ये 5/2 है, यानी कि 5/2 है, तो ये कांस्टेंट राशि, कांस्टेंट राशि की कोई विमा नहीं होती। वापस m की विमा आएगी m1 क्योंकि द्रव्यमान है, और अगर हम इस वेग की विमा लिखें तो आएगा L1 और t-2 की पावर 2। तो फाइनली हल करेंगे तो m1 आएगा, और जब इसको सोल्व आउट करेंगे, हल करेंगे तो L2 t-2। तो फाइनली जो दोनों पक्षों की विमा आई, ये इस पक्ष की तो है m1 L2 t-2 और इस वाले पक्ष की भी कितनी आ गई, m1 L2 t-2। तो विमाओं के हिसाब से तो ये सूत्र भी सही है, क्योंकि दोनों पक्षों की विमाएं LHS बराबर RHS, तो दोनों पक्षों की विमाएं क्या है, बराबर है, इसलिए दिया गया सूत्र भी सही है। और तीसरे की जब हमने बात की तो तीसरे था k = 11/7 और ये था m और v स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर k की विमा तो वही आएगी कितनी, m1 L2 t-2, इस कांस्टेंट की कोई विमा नहीं होती है, तो इस mv स्क्वायर की विमा भी कितनी आएगी, यही m1 L2 t-2। तो इस हिसाब से ये फॉर्मूला भी सही होता है। तो इसका मतलब हमने क्या किया, तीन फॉर्मूले लिखे कि k बराबर 1/2 mv स्क्वायर, दूसरा k बराबर 5/2 mv स्क्वायर और k बराबर 11/7 और mv स्क्वायर। इसका मतलब ये गतिज ऊर्जा के तीनों ही फॉर्मूले सही है, किसके हिसाब से, विमा के हिसाब से। लेकिन वास्तव में हमें पता है कि गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv स्क्वायर। तो इससे एक बात ये साबित होती है कि विमाओं, हम ये नहीं कह सकते कि अगर दोनों पक्षों की विमाएं बराबर हैं तो दिया गया सूत्र विमाओं के हिसाब से सही है, लेकिन वास्तव में वो सूत्र सही हो, इस बात की जानकारी विमाओं से नहीं मिलती है। इसका मतलब ये हो गया कि विमाओं में जो कांस्टेंट लगे होते हैं, यहाँ 1/2 है, यहाँ 5/2 है, यहाँ 11/2 है, तो जो भी सूत्र हमें दिए जाते हैं उन सूत्रों में जो अंकगणितीय संख्या या कांस्टेंट आते हैं उनके बारे में विमाओं से कोई जानकारी नहीं मिलती है। ये विमाओं की सीमाएं हैं। क्या है विमा की ये कमी है कि विमा, अगर हमें कोई सूत्र दिया गया है और उस सूत्र के दोनों पक्षों की विमाएं हम लिखें, तो दोनों पक्षों की विमाएं अगर बराबर हैं तो विमाओं के हिसाब से वो सूत्र सही है। लेकिन
वहां पर जो कांस्टेंट है उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है। बीमा के हिसाब से मैंने तीनों फॉर्मूले लिखे हैं, के बराबर 5/2 mv², के बराबर 1/2 mv², के बराबर 11/7 mv²। तीनों ही फॉर्मूले सही है, लेकिन वास्तव में गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ये फॉर्मूला राइट होता है। ठीक है, तो इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि बीमाओं की सहायता से जब हम किसी सूत्र की सत्यता की जांच करते हैं तो उसमें ये जरूरी नहीं कि उसके कांस्टेंटों के बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है, केवल v में हिसाब से ये सूत्र सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। आपसे कोई फॉर्मूला पूछ ले, आपसे कहे कि जैसे फॉर्मूला लिख दिया कि किसी कण पर लगने वाला बल F बराबर mv²/r है, जहां पर F है बल, m है उस पार्टिकल का क्या है द्रव्यमान, v है वेग, और जिस पथ पर वो घूम रहा है r उसकी है त्रिज्या। यानी हमें क्या है कि अगर कोई कण वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है तो उस पर बल जो बल लग रहा है वो है F बराबर mv²/r। क्या ये फॉर्मूला सही है गलत, ये मुझे जांच करके बताना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों की विमाएं लिखेंगे। पहले मैं इस बल की विमा लिखता हूं, तो बल की विमा आप जानते हैं m1 L1 और t-2 कहां से आती है, बल बराबर होता है द्रव्यमान, N2 में क्या होता है त्वरण, तो द्रव्यमान की होती है m1 और त्वरण की क्या होती है L1 और t-2। तो फाइनली हमारे पास जो बल है वो आएगा m1 L1 t-2। ये तो हो गई इसके LHS की विमा, किसकी हो गई LHS की विमा। अब मुझे इस वाले पक्ष की लिखनी है। m मैंने क्या बताया, मास, पार्टिकल का मास, v क्या है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और r क्या है जिस सर्कुलर पाथ पर कोई कण रोटेशन कर रहा है उसकी क्या है रेडियस, यानी कि m पार्टिकल का द्रव्यमान है, ये जो है वो कण की वेग है, और r क्या है त्रिज्या। तो देखिए m की अगर डायमेंशन में लिखता हूं तो m मास है तो m1 होगी, ये हमारे पास क्या है वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की होती है L t-1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देंगे बटे L r, तो r भी बेटा रेडियस में ही आती है, इसलिए हम इसको लिख देंगे L1। इसको फाइनली सॉल्व आउट करेंगे, देखो ये आएगा m1 L2 t-2 और इसमें किसका डिवाइड करेंगे L1 का, तो हल क्या आएगी m1, ये L2 है, ये ऊपर जाएगी L1, तो कितनी रह जाएगी L1 t-2। तो आप देख ले LHS पक्ष की विमा है m1 L1 t-2 और mv²/r की विमा भी निकाली तो क्या है आ गई m1 L1 t-2। इसका मतलब ये दिया गया फॉर्मूला सही है और इसे हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बोलते हैं बेटा, अभिकेंद्रीय बल। तो एक बात ध्यान दे, जब भी हम आगे पढ़ेंगे इस फॉर्मूले की उत्पत्ति करेंगे, जब हम वृत्ताकार गति पढ़ेंगे या वर्तुल गति पढ़ेंगे तो वहां पर इसकी बात करेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि ये फॉर्मूला मैंने चेक किया, फॉर्मूला बिल्कुल सही प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि हम ये कहते हैं अगर कोई कण वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए उसे अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, और वो कितना होता है F बराबर mv²/r हमारे पास फॉर्मूला। इस प्रकार हमें और भी कुछ क्वेश्चंस दें तो हम उनको चेक कर सकते हैं। हम LHS की विमा लिखेंगे, RHS की विमा लिखेंगे और दोनों की विमा लिखकर अगर दोनों की विमा सही आए तो विमाओं के आधार पर वो सूत्र सही होगा, लेकिन उसके कांस्टेंटों के बारे में विमा हमें कोई जानकारी नहीं देती है। तो ये हमारे पास विमा का दूसरा उपयोग था। पहले उपयोग हमने क्या किया, एक मात्रक पत्ती को दूसरी मात्रक पत्ती में दी। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था कि एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, तो न्यूटन जो है वो बल का मात्रक है, कौन सी पत्ती में MKS पद्धति में, कौन सी पत्ती में MKS पत्ती में कि एक न्यूटन, और हमने इसको चेंज किया था CGS में, तो आंसर आया था एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। ऐसे ही जब आज हमने MKS पत्ती में क्वेश्चन किया तो हमने एक जूल कार्य को किसमें चेंज किया था अर्ग में, तो एक जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गए थे। आज हमने दूसरे उपयोग की बात की, सत्यता की जांच की, तो हमने कुछ सूत्र दिए, उनको दोनों पक्षों की विमाएं लिखनी। अगर दोनों पक्षों की विमाएं अगर सेम आए तो हमारे पास दिया गया सूत्र सही है, और अगर विमाएं सेम नहीं आए तो जो भी फॉर्मूला हमें दिया गया है वो फॉर्मूला क्या होगा गलत। देखिए जब भी हम विमाओं के उपयोग की बात करेंगे तो हमें उन विमाओं जो भी उपयोग की बात करें उससे पहले हमें विमाएं आनी चाहिए। और विमाएं मैंने जब आपको डायमेंशन का थर्ड चैप्टर पढ़ाया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, तो थर्ड वीडियो में हमने उसका डायमेंशन लिखाई थी और फॉर्म में भी क्या लिखाई थी डायमेंशन।
ठीक है, आज हम बात कर उपयोग, ये दूसरा उपयोग है। आज इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे उपयोग की। तीसरा उपयोग क्या है वो सुन लें, इंपॉर्टेंट भी है, मैं आपको इसका क्वेश्चन भी कराएंगे। हम ये कहते हैं कि यदि हमें दो या दो से अधिक राशियां दी जाए तो उन राशियों में मैं रिलेशन, आपस में क्या संबंध है वो ज्ञात कर सकता हूं, या किसी सूत्र की सत्यता की क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला देता हूं, हमें क्या है कि किसी कण की गतिज ऊर्जा, मैं लिख रहा हूं किसी कण की गतिज ऊर्जा के कण के द्रव्यमान m और कण के वेग v पर निर्भर करती है। क्या कह रहा हूं, दोबारा सुन लें कि किसी कण की गतिज ऊर्जा के कण के द्रव्यमान m और कण के वेग v पर निर्भर करती है। तो बताइए इन तीनों राशियों में आपस में क्या संबंध है, या कण की गतिज ऊर्जा का क्या सूत्र होगा। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी कण की गतिज ऊर्जा किसी कण के द्रव्यमान m और उसके वेग v पर निर्भर करती है। तो बताइए गतिज ऊर्जा का क्या सूत्र होगा, ये मुझे कैलकुलेट करके देना। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं सुनिए, कि सबसे पहले हम ये करते हैं जिस भी राशि अन्य राशियों पर निर्भर कर रही है तो उसकी निर्भरता को लिखते हैं। हम क्या कह रहे हैं, हम लिखेंगे माना गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा क्या है कि किस किस पर डिपेंड कर रही, तो हम लिखेंगे कि गतिज ऊर्जा एक तो कण के द्रव्यमान पर निर्भर कर रही थी और एक कर रही थी वेग पर। तो हम लिखेंगे कण की गतिज ऊर्जा द्रव्यमान की घात a पर निर्भर करती है और वेग की घात किस पर निर्भर करती है, b पर निर्भर करती है। तो निर्भरता को दिखाने के लिए हम लिखेंगे k समानुपाती m की पावर a और v की पावर आएगी b। मैं क्या कह रहा हूं कि किसी भी कण की गतिज ऊर्जा द्रव्यमान की घात a पर निर्भर करती है और वेग की घात b पर निर्भर करती है, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे फॉर्मूला निकालना है कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², वो मुझे ज्ञात करके देना। तो कैसे करेंगे, देखो k प्रोपोर्शनल m की पावर a v की पावर b। सबसे पहला स्टेप यही होता है, जो भी आपको सवाल दिया जाए उस सवाल में हम ये देखेंगे कि कौन सी राशि अन्य किन किन राशियों पर निर्भर कर रही है, तो उनको पावर के रूप में लिखेंगे। यहां पे मैंने लिखा कि माना गतिज ऊर्जा की द्रव्यमान m की पावर a पर और वेग v की पावर b पर निर्भर करती है। तो हमने लिखा k समानुपाती m की पावर a और v की पावर b, इतना लिख दिया। इसके बाद देखो जब हटाते हैं तो k इज इक्वल टू, यहाँ पे जब इसको हटाएंगे कोई भी हम कांस्टेंट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया, जैसे m, यहाँ पे मैंने कोई कांस्टेंट ले लिया, यहाँ पे मैं कोई भी कांस्टेंट ले रहा हूँ, कांस्टेंट जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे r कांस्टेंट, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूँ m की पावर a और v की पावर b, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करते हैं, इसके बाद सेकंड स्टेप में दोनों पक्षों की वीमाएं लिखते हैं। क्या लिखते हैं, दोनों पक्षों की हम वीमाएं लिखेंगे। तो ये हमारे पास गतिज ऊर्जा की विमा m1 L2 और t माइनस क्या होगी 2। r यहाँ पर कांस्टेंट है, इसकी कोई विमा नहीं होगी। हम लिखेंगे मास की विमा, तो मास की विमा आएगी m की पावर 1 और उसके भी ऊपर पावर कितनी है, ऐसे वेलोसिटी की पावर लिखेंगे तो यह आएगा क्या, l की पावर 1 और t की पावर -1 और पूरे की पावर कितनी है। देखो ये तो आ गया m1 L2 t-2 और यहां पे लिखेंगे m की पावर a और इसमें 1 करेंगे तो l की पावर कितनी b और t की पावर भी कितनी आ गई -b। तो अब देखें दोनों पक्षों की जब विमाओं का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर m की पावर है a, यहाँ पे m की पावर है b, तो दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना करेंगे तो a = निकल के आएगा 1 और जब यहां से तुलना करेंगे l की पावर b और l की पावर यहाँ पे कितनी है 2, तो b की वैल्यू निकल के आएगी 2। तो यानी कि a की वैल्यू तो कितनी आई है 1 और b की वैल्यू कितनी आई है 2। ये a और b की वैल्यू मैं समीकरण 1 में पुट कर दूंगा भाई, a और b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो k = आएगा r और m की पावर 1 और b v की पावर b कितना है 2। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है विमाओं के हिसाब से k = r mv²। तो देखिए विमाओं के उपयोग में भी इस कांस्टेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं देती, इतना ही फॉर्मूला होगा, लेकिन हमें याद है गतिज ऊर्जा के लिए r बराबर रखेंगे 1/2 तो k = आएगा 1/2 mv²। तो इस हिसाब से हम और भी डायमेंशन के उपयोगों की जानकारी ले सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, सबसे पहले कि कौन सी भौतिक राशि किन किन अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है उसकी निर्भरता को दिखाएंगे। निर्भरता के बाद इस प्रकार लिखेंगे पावर के रूप में, फिर उनकी दोनों पक्षों की इस समानुपाती चिन्ह को हटाकर कोई भी हम कांस्टेंट लगा देंगे। यहाँ पे मैंने लगाया है r।
उसके बाद क्या करना है, दोनों पक्षों की विमाएं लिखेंगे और विमाओं की तुलना करके ए बी और अगर सी होता तो ए बी सी का मान निकाल के वापस समीकरण एक में पुट करते, जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या कहलाएगा, फॉर्मूला कहलाएगा। आगे भी हम और कुछ क्वेश्चनों की बात करेंगे, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो हमने आज बात की विमा का पहले उपयोग का एक क्वेश्चन करवाया, दूसरे उपयोग के कुछ क्वेश्चन करवाए और तीसरे उपयोग के। इसके अलावा देखिए इनके और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो आप हल करके देखें। अगर कोई हल नहीं होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कोई क्वेश्चन टाइप करें, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।